तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है, तो थोड़ा सा हमें जो है वो स्पेस की कमी जरूर पड़ेगी इस क्वेश्चन में। एनीवेज हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखो जरा सवाल क्या है। सवाल कुछ इस तरह से, शायद आईआईटी में आया हुआ है, मे बी, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, पर हो सकता है ना भी आया हो। तुम्हारे मॉड्यूल में तो है एटलीस्ट। ठीक है, तो आईआईटी में आया हो चाहे ना आया हो, मॉड्यूल में तो अपने एटलीस्ट ही है। ठीक है, तो देखो जरा क्या है क्वेश्चन। दो तुम्हें दे रखे हैं, मैच द फॉलोइंग्स हैं, दो कॉलम्स दिए होंगे। ठीक है, तो दो कॉलम बना लेना। इस तरह से मल्टीपल मैचिंग होती है आईआईटी में। ठीक है, तो ये है, ये तुम्हें दे रखा है कि डीबी बाई डी का वैल्यू के है। ये पहले एस्टेब्लिश हो गया, अच्छी बात है। कॉलम 1 कॉलम 2, ये है कॉलम 1, और यहां पर चलो यहीं पे बन रहा है कॉलम 2 भी। थोड़ा स्पेस का कमी पड़ेगा तो पहले से ही अरेंज कर लेते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2, तो ये पहले इस तरह से है। थोड़ा छोटा बना लेते हैं, स्पेस का कमी पड़ जाएगा नहीं तो। ठीक है, 1 2, अभी भी 4 पूरे नहीं आएंगे, थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4। ठीक है, ये तुम्हारे 4 जो हैं वो केसेस हो गए हैं। अब सभी में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, और बाहर नहीं है, सिर्फ अंदर अंदर है। ठीक है, यहां बी 0 है, बाहर आउटसाइड। ठीक है, तो बी आउटसाइड 0, ये इनसाइड है। ठीक है, ये इनसाइड है, और आउटसाइड में जो है वो बी 0 है। ठीक है, रेडियस जो है वो आर है हर एक केस में। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है हर एक केस में। और एक रोड तुम्हें दे रखी है पी क्यू, अलग अलग केसेस में अलग अलग। पहले वाले केस में ऐसे है, ये P है, ये Q है। ठीक है, और जो ये एंगल बन रहा है यहां पर, ये थीटा है। दूसरे वाले केस में भी सेम कहानी है, ये P ये Q, और ये जो एंगल है ये थीटा है। तीसरे वाले केस में दोबारा पी क्यू ऐसे, ये P है, ये Q है, और ये एंगल थीटा। चौथे वाले केस में भी मोर और लेस ऐसे ही है, ये P हो गया है, यहां पे कोई पॉइंट है Q ऐसे, तो ये एंगल जो है वो थीटा हो गया। ठीक है, रेडियस आर है ही। अब यहां पे तुमसे पूछा गया है कॉलम 2। कॉलम 2 में तुम्हें, ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 में तुम्हें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। दिस इज कॉलम 1। कॉलम 2 में तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं ई पी क्यू इज इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर थीटा, है ना। ये हो गया है, इसको मैं बोल देता हूं, ये बोल देता हूं ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसको बोल दिया 1 2 3 4 बोलते हैं। ठीक है, 1 2 इसको बोल दिया 1 2 जो है वो है ई पी क्यू इज लेस देन के आर स्क्वायर थीटा बाय 2। थर्ड है P पॉजिटिव Q नेगेटिव, पोलैरिटी वाइज अगर देखा जाए तो। और फोर्थ ऑप्शन है P नेगेटिव Q पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको मैच द फॉलोइंग को तुम लोग नोट कर लो। ठीक है,
और एटलीस्ट पोलैरिटी तो बता ही दो, है ना, कि पी और क्यू में से कौन पॉजिटिव होगा। ठीक है, बड़ा आसान है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो इसको नोट करो और हो सके तो इसको 1 मिनट के लिए ट्राई करो। मैच द फॉलोइंग, मल्टीपल्स यहाँ पर मैचेस हो सकते हैं कि मतलब ए के साथ 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो बताओ जरा, इसको ट्राई करो, इसको नोट करो, तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन है, मे भी आईआईटी में आया हुआ है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन काफी बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बात करें। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चों, सबसे पहली बात हम यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो फ्लक्स तुम्हारा बढ़ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का रेट जो है वो पॉजिटिव है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो फ्लक्स को घटाना है, तो इंड्यूस जो तुम्हारा करंट है वो ऐसा आएगा, क्योंकि तुम्हें बाहर की तरफ बी इंड्यूस चाहिए। ठीक है, तो अगर करंट ऐसे आ गया तो फिर हम तुम्हारा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे इन एवरी केस, सॉल्यूशन में कर लेते हैं, इन एवरी केस बी इंड्यूस जो है वो कैसी आएगी बच्चों, वो आएगी डॉट, तो करंट जो है वो ऐसे हो गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह से हो गया। ठीक है, ये हमने जो है वो डिस्कवर कर लिया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है तो ये मैं तुम्हें कल बता चुका हूं, पहले हम पोलैरिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर पोलैरिटी की बात करेंगे तो हमने कल देखा था ये वाली बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे आएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से जिसकी तरफ जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर हम ये वाली बात बोल सकते हैं कि जो आगे वाला पॉइंट है वो हायर पोलैरिटी पे है। ठीक है, वो पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी ऐसे जाएगी, ऐसे घूम रही है, तो Q से P की तरफ जा रही है। Q से अगर तुम यहां पे देखोगे, है ना, तो ऐसे नहीं बोलना कि सर अगर घूम रही है तो फिर P से Q की, है ना, कई बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, सर घूम रही है तो P से Q की तरफ भी तो आएगी, सिर्फ Q से P तरफ थोड़ी जाएगी। तुम ऐसे देखना है, अगर तुम इस वाले डायग्राम में भी देखो तो तुम्हारा अगर PQ ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा, फिर यहां पे ऐसा, फिर यहां पे ऐसा, फिर यहां पे ऐसा। तो अगर तुम देखोगे तो कंपोनेंट जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का आ रहा है वो Q से P आ रहा है, तो इस वे में मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो अगर तुम ये देखोगे एक्स कंपोनेंट देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो Q से P की तरफ है। ठीक है, तो P तुम्हारा किस में मिलेगा, हायर पोटेंशियल पे मिलेगा, जो बाद वाला पॉइंट है, जो लेटर आ रहा है। ठीक है ना, जैसे हमने कल ये चीज जो है वो मेमोराइज भी की थी कि जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आगे जाएंगे तो पोटेंशियल गिर जाएगा, यहाँ पे तुम उल्टा बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, तो Q से P की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरी की पूरी Q की तरफ, Q से P की तरफ है, एटलीस्ट जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि रोड तुमने हॉरिजॉन्टल रखी है, तो वो Q से P की तरफ है। ठीक है, तो Q से P की तरफ है, तो पहले वाले पार्ट में, तो अगर मैं यहां पर मैच द फॉलोइंग करने की कोशिश करूं, कैसे करें मैच द फॉलोइंग, यहीं पे लिख लूं मैं, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं ABCD, तो A के साथ आ गया, अगर हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन आ गया, क्योंकि P जो है वो पॉजिटिव हो गया, समझ में आ गया तुम्हें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक में ऐसा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चों, ऐसा है। ठीक है, तो आगे कौन है ना, ऐसे जाएंगे तो P आगे, तो P पॉजिटिव हो गया, P पॉजिटिव यानी थर्ड ऑप्शन। B में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो P से Q की तरफ है, Q आगे होगा। ठीक है, तो Q आगे होगा तो Q पॉजिटिव, तो फोर्थ ऑप्शन आ गया। यहां पे देखेंगे अगर हम थर्ड ऑप्शन में ऐसे Q से P की तरफ, तो P पॉजिटिव, तो दोबारा थर्ड ऑप्शन आ गया। ठीक है, और D में अगर हम देखेंगे तो Q आगे है, तो Q पॉजिटिव, तो दोबारा फोर्थ ऑप्शन आ गया। तो पोलैरिटी तो हमें सिंपली समझ में आ गई है बड़ी आसानी से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो भी लाइन के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है, अगर वो P से Q की तरफ है तो Q पॉजिटिव, Q से P की तरफ है तो P पॉजिटिव, जो आगे वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम करते हैं यहां पर मैग्नीट्यूड की बात। ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, अच्छा मैं लिख यहां पर ही दूंगा। ठीक है, कोमा लगा लेते हैं, कोमा लगा लेते हैं, कोमा लगा लेते हैं, कोमा लगा लेते हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैंने एक ए नोट डिफाइन कर दिया है पहले, ए नोट। ए नोट में किसको बोल रहा हूं, ए नोट में बोल रहा हूं इसको, ए नोट में बोल रहा हूं एरिया, लेट्स से इसको मैंने बोल दिया O, OP इसको मैं लेट्स से R बोल देता हूं। ठीक है, OP RQ, या R या T बोल सकते हो, OP जो भी बोल दो, S बोल दो,
एस कुछ भी नहीं होता, आर तो रेडियस भी है। OPSQ, इसको मैंने बोला है एरिया OPSQ, OPSQO, इसको मैंने ए नोट बोला है। इसका वैल्यू कितना है बच्चों? इसका वैल्यू है पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई इनटू में थीटा। ठीक है, ये बात क्लियर है? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई, और ये रोड ये जो ये एंगल है ये कितना है? थीटा है। तो पाई आर स्क्वायर को हमने 2 पाई पूरे एंगल से डिवाइड कर दिया, इनटू में थीटा कर दिया। ठीक है, अगर मैं ये ईएमएफ निकालूं ई नोट, तो ये आएगा डी ऑफ बी इनटू में एरिया विच इज पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर थीटा बाय 2, तो डी बाई डी क्या दे रखा है बच्चों? के दे रखा है, इसको मैं लिख सकता हूं के आर स्क्वायर थीटा बाय 2। अब हमें तो अच्छा ये ईएमएफ कहां निकल करके आया? तुम सारे बच्चे जानते हो ईएमएफ कहां निकल करके आया। कल हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया। ईएमएफ आया यहां से, यहां ओ से क्यू, क्यू से एस से होते हुए पी, पी से ओ। अब इन दोनों में तो जीरो है, तो असल में ये इसमें निकल करके आया है ईएमएफ। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब देखो हम करते हैं यहां पर, पहले कैसे बोलेंगे? A1 बताना मुझे, या ए बोल सकते हो इसको। ठीक है, 1 बोलते ज्यादा बेटर रहता है। खैर तो ए बोल दो, चलो ए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए तुम्हारा अगर देखोगे तो ये वाला एरिया है। क्या ये वाला एरिया लेस देन ए नोट है? हाँ है, क्योंकि ए तो ये था, ए नोट तो ये था, तो ये एरिया क्या है? लेस देन ए नोट है। तो आप लिख सकते हैं कि ए जो है वो लेस देन ए नोट है। तो अगर ये ए तुम्हारा लेस देन ए नोट है, तो जो फ्लक्स है वो भी लेस देन पहले वाले केस आएगा, और ईएमएफ भी क्या आएगा? लेस देन के आर स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा, है ना? और इन दोनों आर्म्स में जीरो होगा, तो सिर्फ इसी में से ही आएगा। ठीक है, पहले इन दोनों आर्म्स में जीरो था, इसमें से कितना आया था? के आर स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये वाला एरिया कम होगा, तो फ्लक्स तुम्हारा कम हो जाएगा, या फिर ना लेस देन आर स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। अगर फ्लक्स कम हो जाएगा तो ईएमएफ भी कम हो गया। अब इन दोनों में तो जीरो था ही, हमेशा फ्लक्स आ तो इसी में से रहा है, पहले इसमें से था, अब इसमें से। तो हम ये वाली बात बोल सकते हैं, क्योंकि ए लेस देन ए नोट है, तो मैं अभी बोल देंगे जो ई ए है वो भी लेस देन ई नोट होगा। और ई नोट कितना है बच्चों? के आर स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां पर हम बोलेंगे लेस देन, अगर ई नोट है, ई नोट क्या है? के आर स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ए के साथ हमारा ऑप्शन गया सेकंड वाला, तो मैंने यहां पे सेकंड टिक कर दिया। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड में देखो जरा, सेकंड में हम देख कर क्या कहेंगे कि एरिया जो है वो ग्रेटर देन ए नोट है, लेकिन ग्रेटर देन में मत जाना, क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0 है। तो अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो जो एरिया ये वाला तो बेकार हो गया। तो ये जो एरिया है ये तो ए नोट के बराबर ही है, तो हम यहां पे लिखेंगे ए बी इफेक्टिव। हालांकि ए बी बड़ा है, लेकिन जो ए बी इफेक्टिव है वो तो ए नोट के बराबर ही है ना। अगर वो ए नोट के बराबर ही है, तो यहां पर हम ये वाली बात भी लिख सकते हैं कि फिर ई बी भी जो है वो ई नोट के बराबर ही होगा, विच इज इक्वल टू के आर स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां पर हम बोलेंगे ये ऑप्शन हो गया फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, ऐसे इसको एनालिटिकली करना है। थर्ड ऑप्शन देखो जरा दोबारा से, ये एरिया बड़ा है के आर स्क्वायर से, ये पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर थीटा बाय 2 से, है ना? ए नोट से बड़ा एरिया है, लेकिन ये एरिया बेकार हो गया, सिर्फ यही एरिया काम में आएगा, और ये तो ए नोट के बराबर है। जहां पे दोबारा से लिखेंगे ए सी इफेक्टिव जो है वो ए नोट के बराबर है, तो ई सी भी कितना हो गया? ई नोट के बराबर। तो सी वाले का भी आंसर आ गया फर्स्ट। और यहां पे अगर देखोगे तो ये जो एरिया, ये तो एरिया वैसे ही बेकार हो गया। अब ये इतना एरिया बचा, वो कि ए नोट से कम है, क्योंकि ए नोट कितना है? इतना। ठीक है, और ये सिर्फ इतना बचा, तो ये दोबारा से कम हो गया। तो यहां पे हम लिखेंगे ए डी इफेक्टिव जो है वो लेस देन ए नोट है, तो ई डी भी जो है वो लेस देन ई नोट हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों इसका आंसर आएगा। तुम्हारे मॉड्यूल क्वेश्चन है, मे भी आईआईटी में आया हो। ठीक है, मुझे पूरा श्योर तो नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मॉड्यूल में है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये ज्यादातर एडवांस में ही इसके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा सीन जो है वो समझ लिया है। पहले हमने पोलैरिटी को देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी है तो जो रोड के अलोंग वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। अच्छा, ये बिल्कुल तुम कतई ये मत समझना, बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये तो रोड बाहर है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अगर एक ई ऑप्शन और डाल दे, कल को आईआईटी डाल सकती है ई ऑप्शन भी कि भाई
P और Q जो है वो दोनों सेम पोटेंशियल पर है, ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है ना बाहर, आपने भी बोला कि आउटसाइड B जीरो है। भाई ध्यान रखना, आउटसाइड B जीरो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है, वो आता है शायद K कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में 2 स्मॉल r, शायद ये जो है वो निकल करके आता है। हमने किया था ना, पहला क्वेश्चन हमने ये किया था, सेकंड क्वेश्चन शायद है ना, सेकंड क्वेश्चन हमने क्या किया था कि B दे रखा था सोलेनोइड क्रॉस सेक्शन में और बाहर जीरो था, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो अंदर भी आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर भी निकल करके आई थी। अंदर आई थी प्रोपोर्शनल टू R, बाहर आई थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये गलती कतई मत कर देना अगर तुम्हें फिफ्थ ऑप्शन दे रखा हो कि ईएमएफ जो है वो जीरो होगा। ये वाला ऑप्शन भी दे सकता है, वो 6 ऑप्शन दे सकते हैं तुम्हें कि ईएमएफ जो है वो जीरो होगा और एक कि दोनों का सेम जो है मतलब रिलेटिव पोलैरिटी रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ईएमएफ जीरो है तो पोलैरिटी आएगी ही नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 तो दे सकता है ना, ये ईएमएफ जीरो होगा। तो कई लोग ईएमएफ जीरो में लगाए आएंगे, सोचेंगे बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आएगा। अरे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो भी। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, अगर मैं एक स्फीयर में चार्ज दे दूं और मैं पूछूंगी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो रो r अपॉन 3 बाहर कितना है, सर बाहर तो जीरो, बाहर तो चार्ज ही नहीं है, ये तो बकवास बात होगी ना। तो बाहर भी आता है k क्यूब में r स्क्वायर, तो सेम ही कहानी यहां पर भी है, सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी रहेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर भी रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा ये है। तो लाइन के अलोंग तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देखना है वो किस तरफ है। अगर वो Q से P की तरफ आ रहा है तो फिर P पॉजिटिव हो जाएगा, P से Q की तरफ आ रहा है तो Q पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बेसिस पे हमने सारी पोलैरिटी डिसाइड की है, तुम दोबारा से इसको रिव्यू कर सकते हो। और मैग्नीट्यूड हमने इसका निकाल लिया, क्योंकि ये तो एरिया मुश्किल हो गया ना, इस एरिया को कौन निकालेगा, इस एरिया को निकाल लिया और इसमें ईएमएफ देख लिया, इन दोनों में जीरो होगा, जो भी आएगा वो इसी के अंदर आएगा। फिर हमने बाकी एरियाज को इसी से कंपेयर किया, जिसमें वो इसके बराबर आ गया उसमें ईएमएफ इसके बराबर आ गया, ठीक है। रेडियस से तो जीरो होगा ही, ठीक है, तो वो PQ से आएगा जो भी आएगा। और जिसमें एरिया कम आ गया इससे उसमें ईएमएफ भी कम हो गया और वो फिर तुम्हारा PQ से जो है वो ई नोट से जो है वो कम बन गया। तो इसी बेसिस पे हमने इसको आंसर किया है। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है, कोई डाउट है तो इसके अंदर तुम जरूर पूछो, नहीं तो फिर इसको नोट कर लो, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड वाला रिपीट कर देता हूं। तो मैग्नीट्यूड वाले में तुम्हें ये वाली बात ख्याल रखनी है, हमने एरिया कंपेयर करके किया है यहां पर काम, ठीक है। तो पहले हमने ये वाला एरिया डिफाइन किया, स्टैंडर्ड एरिया। अब इस एरिया को हमने मान लिया ए नोट, विच विल बी पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का अपॉन में 2 पाई पर यूनिट एंगल आ गया, इनटू में ये वाला एंगल थीटा, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। फिर हमने निकाल दिया ईएमएफ, कैसे निकाल दिया, लूप में डिफरेंशिएट करके। तो डीवी बाई dt निकला के, तो के और ये एरिया था आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। हमने इस ई नोट को अपनी पॉकेट में रख लिया। अब हमने बोला जो चलो ये तो इसका हो गया है ना, ये तो रोड PQ का नहीं हुआ, ये तो PSQ का हो गया, इन दोनों से तो जीरो ही आएगा ना, ठीक है। ये तो रोड PSQ का हो गया, रोड नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो कर्व है टेक्निकली, रोड तो ज्यादा सीधी के लिए यूज करते हैं। खैर एनीवेज, तो हमें तो PQ में निकालना है, तो हमने बोला ये एरिया नहीं चलेगा, एरिया ये वाला लो, ये वाला क्यों लो, इन दोनों से जीरो है, तो पिक्चर से बाहर आ जाएंगे, जो भी एरिया से आएगा वही तुम्हारा PQ से भी होगा। तो हमने ये एरिया बोला कि लेस देन ए नोट है, जो ये वाला एरिया था उससे कम है, तो अगर लेस देन ए नोट है तो डीवी बाई dt तो के ही है, एरिया का लेस देन ए नोट हो गया तो ईएमएफ क्या आएगा, लेस देन ई नोट आएगा, तो लेस देन ई नोट पहले का वैल्यू हो गया। दूसरे वाले में एरिया ऑल्दो ग्रेटर देन ए नोट था, लेकिन ये वाला एरिया बेकार है क्योंकि फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, फ्लक्स में तो वही एरिया कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितनी है, जीरो। सिर्फ इस वाले एरिया में, इसलिए मैंने इसको इफेक्टिव एरिया लिखा है, ठीक है। ऑल्दो AB इज ग्रेटर देन ए नोट, बट AB जो इफेक्टिव है, जो फ्लक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इफेक्टिव है, वो इक्वल्स टू ए नोट है, तो ईएमएफ इक्वल्स टू ई नोट हो गया। थर्ड वाले केस में भी एरिया बड़ा है ए नोट से, बट ये वाला एरिया तो यूजलेस है, ये एरिया कितने के बराबर है, दोबारा से ए नोट के बराबर है, तो ईएमएफ ई नोट आ गया। ये वाला एरिया अगर देखोगे ये तो बेकार हो गया, और इतना पोर्शन जो है वो लेस देन ए नोट है, क्योंकि ए नोट तो ये होता, ठीक है, तो वो लेस देन ई नोट हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। में समझ नहीं आया। कौन से वाले केस में, बी वाले केस में पोलर, थर्ड केस में, कौन थर्ड केस में, और कौन सा, सेकंड और थर्ड? यस सर। तो देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसी होगी, यहाँ पे ऐसी होगी, यहाँ पे ऐसी होगी। तो लाइन के लोग कंपोनेंट देखोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है तो Q हायर पे हो गया, तो Q हायर पे हो गया तो Q पॉजिटिव, यानी कि सेकंड फोर्थ आ गया। ऐसी इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ऐसी,
ऐसी ऐसी है ना, यहाँ पे सर्कल ये बनेगा, यहाँ पे सर्कल ये बनेगा, यहाँ पे सर्कल ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी है। लेकिन अगर इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट देखोगे तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये Q से P की तरफ है, तो P हायर हो गया, P हायर हो गया तो थर्ड ऑप्शन आ गया। ठीक है, ठीक है। तुम चाहो थोड़ा सा ऐड कर सकते हो लिखने में कि, है ना, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मेरे को थोड़ा लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो कंजूसी करनी पड़ी। तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से हम ये चेक करेंगे कि उस लाइन के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो P से Q की तरफ है या Q से P की तरफ है। ठीक है, और जो आगे वाला पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम लिख सकते हो थोड़ा अपने लैंग्वेज के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, वी विल सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन के अलोंग वाला कंपोनेंट है वो P से Q है या Q से P है। तुम चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, तो लाइन PQ के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देखा जाएगा, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा भी लिखना चाहो। कल वाले क्वेश्चन के बाद ही समझना इसको आसान हो गया है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि कल हमने काफी उसके अंदर जो है वो रिसर्च की उस क्वेश्चन में, तो फिर हमारी कंसेप्ट थोड़े बेहतर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसमें अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी। यहां से हमें एक्चुअल में मालूम पड़ता है कि फैराडे लॉ में जो ईएमएफ है वो किसके अलोंग होता है। ठीक है, ये पेरिफेरी के अलोंग होता है वो वाला ईएमएफ, वो हमें यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। कर लो खैर इसको नोट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो अब हम चलते हैं आगे। और अब अगर देखो अभी हमने क्या किया, कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। अगर मैं एक नॉन कंडक्टिंग चीज को जो है, लेट्स से नॉन कंडक्टिंग रिंग ही रख दूं मैं, तो क्या कहानी घटेगी। ये जादू वगैरह में इस्तेमाल भी होता है इस तरह से। ठीक है, देखो जरा क्या होगा, जादू भी मैं तुम्हें बता दूंगा जो जादूगर करते हैं प्रोफेशनल जादू तो बिल्कुल ही नकली लगते हैं, क्योंकि वो तो क्या है, सारा सभी को मालूम ही होता है, उनके इंस्ट्रूमेंट वो सब कुछ अलग ही है। दूर से दिखाते हैं स्टेज पे, मैंने देखा हुआ है हमारे थिएटर में, बस स्कूल वाले लेके गए थे, इतनी दूर रहता है वो। आमतौर पे उसके जादू सारे सभी को मालूम होता है कि उसके ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। जैसे कि ग्लास है तो ग्लास के अंदर एक फट्टा लगा रखा होगा, कुछ और पास से तो दिखाते नहीं, ऐसे नकली सा काम होता है। तो ये भी जादू कई लोग करते हैं, पता नहीं करते होंगे नहीं करते होंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर एक नॉन कंडक्टिंग ये रख दूंगा, लेट्स से नॉन कंडक्टिंग रिंग रख दी तुमने, अब इसके ऊपर चार्ज है लेट्स से, ठीक है, पूरा चार्ज में भी Q ले सकते हो, और तुमने टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दी। ठीक है, लेट्स से तुमने B जो है वो ऑन कर दिया, B का वैल्यू KT, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा तो चार्ज पे फोर्स तो लगेगा, लेकिन करंट तो फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, तो जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है, खैर हमने, ठीक है, यहां पर अगर हमने यहां पर ये न्यूट्रल रख दी, देखो अगर न्यूट्रल रख दी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर सपोज करो मैं चार्ज दूं ही ना इसके ऊपर, मैं न्यूट्रल रख दी तो कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है वो भी मूव नहीं कर सकते, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो भी मूव नहीं कर सकते, तो कोई करंट तो फ्लो करेगा नहीं, और नेट फोर्स कोई आएगा नहीं, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ अगर कंडक्टिंग में नॉन कंडक्टिंग रिंग रख दो तो कुछ भी नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर सेटअप होगा, लेकिन यहां पर कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा, सिर्फ कंडक्टर के अंदर ही आता है ईएमएफ। मोशनल वाले में भी अगर तुम कंडक्टर नॉन कंडक्टिंग को मूव करा दो, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है नीचे तरफ, लेकिन बेचारा जा ही नहीं पा रहा, तो अगर जा ही नहीं पा रहा तो फिर वो पोलैरिटीज जो है वो इंड्यूस ही नहीं हो रही, और तुम्हारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट ही नहीं हो रहा, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं। यहां पर भी अगर तुमने नॉन कंडक्टिंग रख दिया तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर न्यूट्रल है, ऑल दो तुम नॉन कंडक्टिंग रख के उसको चार्ज दे दो, ठीक है, नेट चार्ज उसको पॉजिटिव दे दो अगर तुम इस तरह से, तो क्या होगा फिर, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लग जाएगा, Q इंटू में E का फोर्स कैसा होगा, टेंजेंशियल, Q इंटू में S, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा,
तो उस सूरत हाल में कुछ क्वेश्चन जो है वो रोटेशन के बन सकते हैं। टोटल फोर्स कितना आएगा, Q इंटू में E, टोर कितना आएगा, Q इंटू में E इंटू में R। जैसे हमने आज ही देखा था, आज वाली क्लास में, ठीक है, जो हमने किया था कि अगर फोर्स टेंजेंशियल हो तो सेंटर के बाद टोर कितना आएगा, फोर्स इंटू में R आएगा। तो अगर पूरा फोर्स टेंजेंशियल है तो इंटू में रेडियस कर देंगे तो टोर्क निकल करके आ जाएगा Q इंटू E इंटू में R, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग वो कई बार क्वेश्चन तुम्हारा बना देते हैं, कई बार ओमेगा ओमेगा के रिगार्डिंग। तो एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं। अब मैंने इतनी बात तुम्हें बता दी है, तुम सीधा डायरेक्ट उसको ट्राई करना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं तुमसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखो जरा। क्वेश्चन ये है कि नॉन कंडक्टिंग एक रिंग है, मास m की, चार्ज q की, ठीक है। ये है नॉन कंडक्टिंग रिंग, चार्ज q। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूनिफॉर्मली है या नॉन यूनिफॉर्मली है, बट तुम सिंप्लिसिटी के लिए चाहो, सिंप्लिसिटी उसमें भी रहेगी, यूनिफॉर्म मान लो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मान लो, डजंट मैटर, क्योंकि फोर्स तो q ही लगने वाला है। चाहे पूरा पूरा चार्ज यहां पे रख दो तो भी q ही टेंजेंशियल, q by 2 रख दो तो भी टेंजेंशियल, q by 4 रख दो तो भी टेंजेंशियल, dq कर दो तो भी टेंजेंशियल, फोर्स सेम ही आएगा, डजंट मैटर कि यूनिफॉर्मली है कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी दे नहीं रखा। चार्ज q, मास m, और इसका रेडियस जो है वो हो गया है r, ठीक है। और यहां पर हमने दे दिया लेट से dB by dt का वैल्यू है, अंदर की साइड है, और उसका वैल्यू है k, ठीक है। तुमसे पूछा है फाइंड ओमेगा एट एनी टाइम t इफ ओमेगा इनिशियल इज 0, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, टॉर्क निकालो इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा को लिखना डी ओमेगा बाई डी टी, इंटीग्रेट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करो, तुम्हारा थोड़ा सा रोटेशन का प्रैक्टिस फिर से हो जाएगा। करो इसको ट्राई। तो आसान है बहुत ही। हम क्या बोलेंगे, पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑल्दो मैंने पहला क्वेश्चन नहीं दूसरे क्वेश्चन में निकलवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। तो हमें किसी भी आर के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो हम चाहे अंदर निकालें चाहे बाहर निकालें, और फिर उसको आर के इक्वल कर देंगे। हम जानते हैं कितना होता है वैसे तो, ठीक है। लेट से यहां पे निकाल रहा हूं मैं, तो ई ये लगा रहा हूं, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है, ये हो जाएगा 2 पाई आर, एंगल तो cos 0 ही है, फ्लक्स हो जाएगा इससे डी डी टी ऑफ बी इंटू में पाई आर स्केयर, और ये हो जाएगा ई इंटू में 2 पाई आर, और ये डीबी बाई डी टी हो जाएगा के, तो ये हो जाएगा के पाई आर स्केयर, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर भी कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा के आर बाई 2, ठीक है। एट आर इज इक्वल टू आर, दिस विल बी ई इज इक्वल टू के कैपिटल आर बाय 2, ठीक है। तो जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा Q इंटू में E, विच विल बी के आर बाय 2 इंटू में Q, और ये टेंजेंशियल होगा। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, F इंटू में R, अगर ये टेंजेंशियल है, विच विल बी के आर स्क्वायर Q, ठीक है। थीटा कई लोग इसको समझ जाएंगे, थीटा नहीं है, ये Q है, बाय 2, और टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, तो के आर स्क्वायर Q बाय 2 इज इक्वल टू, रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, सेंटर से पास करती है एक्सिस, अल्फा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो के बाय 2 क्यू, एम भी आ गया नीचे, डी ओमेगा बाई डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, के क्यू बाय 2m, ये बन जाएगा टी। अच्छा अभी नहीं करना, पहले डी टी को तो लेके जाएंगे, पहले डी टी को लाएंगे फिर लेंगे इंटीग्रेट ना। टी इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा 0, ओमेगा का वैल्यू आ गया के क्यू टी बाई 2। उम्मीद करते हैं हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की होगी, तो ये आंसर हो जाना चाहिए। कर लो इसको नोट, पर डाउट है तो पूछो।
फिर आगे गाड़ी वाले, हे मेरा न्यू बॉडी, कर लो भाई इसको नोट। प्लास्टिक भी नहीं है। हालांकि उसमें ईएमआई का अगला जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं उसमें ईएमआई की डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। डिफिकल्टी ये है कि तुम्हें 11th के थोड़े बहुत कंसेप्ट अभी भी याद है कि नहीं है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, तरीके से काम करोगे तो आ जाएगा। मैं हल्का सा हिंट भी दूंगा ही तुम्हें हमेशा, ठीक है। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या है, मैं हल्का सा हिंट भी दे दूंगा उसके अंदर, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा उम्मीद कर रहा हूं मैं। अब हम इसको इरेज करके अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट वाला पार्ट छोड़ देता हूं, किसी ने नहीं किया हो तो यू कैन डू इट, ही और शी। देखो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ये रिंग रखी हुई इस तरह से, ठीक है, एक टेबल के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी मान लो ऐसे अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है B इज इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। और ये यहां पर फ्रिक्शन भी है, म्यू दे रखा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, बिटवीन रिंग एंड हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। टेबल के ऊपर रखी हुई है रिंग, इस पे जो चार्ज है वो Q है, मास m हो गया, रेडियस r हो गई, ठीक है। तो तुम्हें ये बोला गया है आफ्टर स्विचिंग ऑन द B magnetic field, the ring will just starts rotating after 2 seconds. एट 2 सेकंड लेते हैं, आफ्टर 2 सेकंड थोड़ा अजीब हो रहा है, एट, ठीक है। और जिस टाइम पे तुमने स्विच ऑफ ऑन किया उसको हमने t इज इक्वल टू 0 लिया, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है फाइंड म्यू, अगर ये कंडीशन है तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है if B is switched off at t is equal to 4 second, find omega at t is equal to 4. और थर्ड, angle rotated by it before कमिंग टू रेस्ट। तो 3 क्वेश्चन ये आ गए, थोड़ा सा तुम्हें रोटेशन लगाना पड़ेगा, बता दूंगा। तो पहला तो ये है टी इज इक्वल टू 0 पे तुमने इसको स्विच ऑन किया है, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 पे तुमने इसको स्विच ऑन किया है, एट टी इज इक्वल टू 0 उसको माना है हमने। उसके 2 सेकंड बाद जो है ये रिंग जस्ट अब रोटेशन की स्टेट में आ जाएगी, जस्ट अबाउट टू रोटेट होगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा पहले हम समझते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर टॉर्क लगना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर तुम देखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टी स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, तो तुम उसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी टी पे डिपेंडेंट आएगा। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क भी बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे फ्रिक्शन का टॉर्क भी आएगा, तो उसके लिए मैं, अगर तुम भूल चुके हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि फ्रिक्शन का टॉर्क होता है म्यू इंटू में एन फ्रिक्शन फोर्स होगा, अगर वो मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है। जस्ट अबाउट वाले केस में तो मैक्सिमम लग रहा होगा, लिमिटिंग लग रहा होगा, ठीक है। तो म्यू इंटू में एन जो है वो तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, और वो भी टेंजेंशियल होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है तो वो टेंजेंशियल आएगा, ठीक है। घूम जाएगी कैसा आएगा, टेंजेंशियल, ठीक है। घूमने की कोशिश करेगी तब भी टेंजेंशियल ही आएगा। तो म्यू इंटू में एन हो जाएगा फ्रिक्शन, इंटू में आर करोगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा।
तो जब ये जस्ट घूमने वाली है दोनों टॉर्क बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो 2 से बड़े सेकंड के बाद ये घूमना शुरू कर देगी तो धीरे धीरे इसका एंगुलर स्पीड बढ़ने लग जाएगा। लेकिन t इज इक्वल टू 4 पे फिर तुम जो है वो निकाल सकते हो कि t ग्रेटर देन 2 पे तुम जो है वो दोबारा से दोनों टॉर्क लिखोगे इज इक्वल टू आई अल्फा करोगे, अल्फा को लिखोगे डी ओमेगा बाई डी टी, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उसका ओमेगा का वैल्यू 0 था और 4 सेकंड पे निकाल दोगे। फिर लास्ट वाले केस में जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिमूव कर दी है, क्योंकि तुम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दोगे t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क रह जाएगा। तो दोबारा से टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे और वहां पे नेगेटिव साइन को बैलेंस करेंगे क्योंकि ओमेगा डिक्रीज करेगा, और दोबारा से t इज इक्वल टू 4 हो सकता है हम वहां पर अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी ना लिखे, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखे, क्योंकि हमें थीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है, और वो फिर हम काम करेंगे। तो मैंने तुम्हें हल्का नहीं, मैंने तुम्हें काफी हिंट दे दिया है। अब तुम्हें सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ इसलिए इतना हिंट दे दिया क्योंकि 11वीं की बात थोड़ी पुरानी हो चुकी है, तुम्हारे कंसेप्ट भी पुराने हो चुके होंगे, तो काफी मैंने हिंट दे दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क E इंटू में Q इंटू में R, फ्रिक्शन का टॉर्क म्यू इंटू में N इंटू में R, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इन सारे कंसेप्ट को अगर जुडिशियली यूज करोगे तो आंसर आ जाने चाहिए। करो इसको ट्राई जरा एक बार, फिर हम करते हैं इसको। नोट करो, ट्राई करो। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बताना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, बाकी झंझट बाद में। तो पहले हम यहां पे निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बी E इंटू में 2 पाई R, ठीक है, E इंटू में 2 पाई R, और तुम्हारा फ्लक्स हो जाएगा d dt ऑफ B इंटू में पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है वो फ्लक्स हो जाएगा। अगर पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहां पे सिर्फ पूरे में दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी है, तो फिर इट डजंट मैटर, तुम यहां पे निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, आगे निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि फ्लक्स पाई आर स्क्वायर ही बनने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर दे रखी है और तुम्हें बाहर निकालना पड़ जाए, तब फिर वो वाला फैक्टर आता है कि तुम्हें फ्लक्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में दे रखा है, ऐसे नहीं बोल रखा इनसाइड है या आउटसाइड है, तो कोई झंझट ही नहीं है, तो आंसर सेम ही आएगा, दोनों साइड फ्लक्स पाई आर स्क्वायर ही आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर करके तुम्हें काम भी अंदर ही करना है, तो भी कोई झंझट नहीं है, तो भी सेम ही आएगा। अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इसमें दे रखी हो, तुम्हें काम बिल्कुल सरफेस पे करना है, तब भी कोई झंझट नहीं है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन में दे रखी, तुम्हें कल को ऐसे ही बोल सकता है, वो कल को ऐसे बोल सकता है, कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, कल को वैसे बोल देगा कि ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने रीजन में और तुम्हारी रिंग रख देगा यहां पर, तब फिर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी यूज करनी है बच्चों, वो बाहर वाली यूज करनी है, ठीक है। हमने जितने भी केस किए हैं सेकंड क्वेश्चन को छोड़ करके, हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड वो सिर्फ यहां दे दे बी नॉट टी स्क्वायर और रिंग तुम्हारी यहां रख दे, तब क्या, और यहां पे बोल दे कि बी 0 है आउटसाइड में, तब फिर हम वो वाला रिजल्ट यूज करेंगे, डीबी बाई डी टी इंटू में वो आर स्क्वायर अपॉन में 2r जो भी आया था। खैर वो अब चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बी का वैल्यू चेंज हो चुका है, लेकिन फंडा वो यूज करेंगे कि फ्लक्स क्या लिखेंगे, डी डी टी बी इंटू में एरिया क्या लिखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको मैंने आर बोला है ना, लेट्स इसको मैंने R1 बोल दिया, इसको मैंने R2 बोल दिया, तुम्हें बात समझ में आ गई है। फिर हम यहाँ पर पाई, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, या फिर इसको मैं स्मॉल r बोल दूं, तब हम जो है वो E इंटू में 2 पाई R, लेकिन पाई R1 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें वो चीज करनी नहीं पड़ रही है, तो अगर पूरे में है तो कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है, फिर तो हमेशा सेम ही आएगा। एनीवेज तुम्हें कहा से ये वाली बात क्लियर होगी, कुछ दिक्कत है तो पूछ लेना इसके अंदर। तो E आ गया है इंटू में 2 पाई R आ गया है, और फिर यहां पर हम बोलेंगे dB by dt which will be 2b naught t पाई r स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक r भी कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया बच्चों b नॉट t r, ठीक है। एंड एट r इज इक्वल टू r, इसको मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू b नॉट t कैपिटल R। अच्छी बात है। तो फोर्स जो है वो इसकी वजह से कितना आ गया, फोर्स आ गया Q B नॉट T R। तो टॉर्क जो है वो मैग्नेटिक कितना आ गया बच्चों, Q B नॉट T R स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसने बोला है कि 2 सेकंड पर ये जस्ट रोटेट करने की कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टॉर्क मैग्नेटिक शुड बी इक्वल टू टॉर्क फ्रिक्शन, वो भी कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। नीचे लिख देता हूं,
तो ये होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तो मैग्नेटिक टॉर्क कितना है बच्चों? मैग्नेटिक टॉर्क है यहां पर ये क्यू बी नॉट और टी का वैल्यू रख दूंगा 2 इंटू में आर स्क्वायर और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू इंटू में एन। ठीक है, चलो एक बार तो मैं टी रख देता हूं यहां पर, अगले में वैल्यू पुट कर देंगे। म्यू इंटू में एन इंटू में आर। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क जो है वो उल्टा होगा। म्यू इंटू में एन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इंटू में आर जो है वो टॉर्क हो जाएगा फ्रिक्शन का। ठीक है, तो एक आर से एक आर कट जाएगा यहाँ पर हम बोलेंगे क्यू बी नॉट 2r इज इक्वल टू म्यू और एन का वैल्यू पुट कर देंगे एम जी। तो म्यू का वैल्यू यहां से आ जाएगा बच्चों क्यू बी नॉट 2r बाय एम जी। ये तुम्हारे म्यू का जो है वो वैल्यू आ जाएगा। इसको नोट करो, सेकंड वाला पार्ट ट्राई करो जरा, थोड़ा सा अगर समय हमारे पास है तो, थोड़ा सा है समय, करो जरा सेकंड वाला पार्ट ट्राई। इसको नोट करो, सेकंड वाला पार्ट ट्राई करो। कोई डाउट है तो पूछो। तो अब हम चलते सेकंड वाले पार्ट पे। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही तुम्हारा टाइम जो है वो 2 सेकंड से बड़ा होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक टॉर्क है दैट विल बी ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन टॉर्क, है ना। बाद में तो काइनेटिक हो जाएगा, घूमने लग जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करेंगे और ओमेगा जो है वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि 4 सेकंड तक तो ओमेगा ऑन ही है ना। ओमेगा कह रहा हूं, 4 सेकंड तक तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन ही है, तो 4 सेकंड पे हम ओमेगा निकाल सकते हैं वो सेम एक्सप्रेशन यूज करके। इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों। हम लिखेंगे एट टी इज इक्वल टू बोलना गलत है, टी ग्रेटर देन 2 सेकंड के लिए हम ये बोल सकते हैं टी ग्रेटर देन 2 सेकंड के लिए एफ मैग्नेटिक विल बी ग्रेटर देन एफ फ्रिक्शन, या रादर टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क मैग्नेटिक विल बी ग्रेटर देन टॉर्क फ्रिक्शन। जब हम लिखेंगे टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई अल्फा और टॉर्क नेट क्या हो जाएगा? टॉर्क मैग्नेटिक माइनस में टॉर्क फ्रिक्शन इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क मैग्नेटिक का वैल्यू बच्चों ये होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। तो कितना पुट कर देंगे? क्यू बी नॉट टी आर स्क्वायर, ये आ गया मैग्नेटिक टॉर्क, माइनस में फ्रिक्शन टॉर्क तो कांस्टेंट हो जाएगा म्यू एम जी इंटू में आर, म्यू एम जी आर। ठीक है, चाहो तो यहां पर म्यू का वैल्यू भी पुट कर सकते हो, वो हमें पुट करना भी चाहिए। इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर और यहां पर हो गया है अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया क्यू बी नॉट टी आर स्क्वायर माइनस में म्यू का वैल्यू पुट कर दूं क्यू बी नॉट 2r बाय एम जी आर, एम आर स्क्वायर अल्फा को लिख दिया डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, कुछ भी नहीं आगे तो ये कॉमन आ गया बी नॉट आर स्क्वायर क्यू, ये बन गया टी माइनस में मेरे ख्याल से 2 है ना, आर स्क्वायर क्यू बी नॉट कॉमन आ गया 2 है ना, बाय कर दिया एम और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो काट देते हैं मेरे ख्याल से ना, अगले में काट देंगे चलो, इज इक्वल यहाँ पे डी टी भी कर दिया और यहाँ पे कर दिया डी ओमेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दिया, क्यू बी नॉट बाय एम और इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस में 2t और ये हो जाएगा ओमेगा। अच्छा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ओमेगा था 0 और तुम्हें 4 पे निकालना है, तो यहां पर हम देखेंगे तो आ जाएगा हमारा वैल्यू क्यू बी नॉट बाय एम, 4 चौक 16, 16 में से 16 बाय 2 8 और 8 में से 8 गया 0, ये तो 0 बन गया। ठीक है, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, है ना, 4 के लिए तो 0 आ गया, 16 बाय 2 8 और 4 दूनी 8, 0 आ गया। अब 2 के लिए देखें तो 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4/2 2, 2 माइनस में 4 इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा नेगेटिव कैसे आ गया ये मुझे मालूम नहीं। 2q/m नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए था, ठीक है, कहीं ना कहीं हमने कहीं साइन का गड़बड़ किया कुछ ना कुछ वो। -4 हाँ माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, अच्छा माइनस ऑफ, हाँ ठीक है, तो माइनस ऑफ होगा तो ये हो जाएगा 4 - 2 बेसिकली, ठीक है। वो मैंने अपर माइनस लोअर लिमिट का नेगेटिव भूल गया। तो ये वैल्यू आ गई 2q/m, ये ओमेगा निकल करके आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब थर्ड वाला पार्ट जो है इसको नोट करो, थर्ड वाला पार्ट ट्राई करो। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन वाला टॉर्क रह जाएगा, इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो आई अल्फा। अब तुम्हें क्योंकि एंगल निकालना है तो तुम ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा पुट करोगे, ठीक है। पहले इसको नोट करो, उसके तो ट्राई करो थर्ड वाले पार्ट की ओर। थर्ड वाला पार्ट में हम क्या बोलेंगे कि 4 सेकंड के बाद जो है वो तुमने बी को स्विच ऑफ कर दिया है, तो एंगल रोटेटेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा इसमें भी अब 2 सिनेरियो बन सकते हैं। पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूं। एक अगर इसने हमसे ये भी पूछा है कि इस टाइम पे भी एंगल निकालो, तो पहले तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा और हमें यहां लिखना पड़ेगा ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा 2 से 4 सेकंड में कितना एंगल चला इसने, ठीक है। वो कैसे करोगे तुम, तो पहले मैं ऐसे कर लेता हूं यहां पर, ठीक है, लेंथी हो जाएगा वो तो लिखने की, चलो मैं सोल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें इंडिकेशन बना करके दे दूंगा, ठीक है, फिर आंसर तुम खुद निकालते रहना। हाँ अगर ये क्वेश्चन पूछा होता हम ऐसे कर लेते हैं निकाल से, एंगल रोटेटेड बाय 8, ऐसे लिखते हैं, एंगल रोटेटेड बाय 8 आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो फिर हमें थोड़ा काम आसान हो जाएगा, हमें एक में ही काम करना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना दिक्कत क्या है। अगर उसने बोले टोटल एंगल रोटेटेड तो वो तो 2 पे घूमने लगी थी, तो 2 से 4 में टॉर्क ये आएगा और 4 के बाद टॉर्क अलग आएगा, तो दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो इसमें तुम क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, आई इंटू में अल्फा, अल्फा का वैल्यू है ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ठीक है। तो यहां पर तुम जो है फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी टाइम का फंक्शन है, तो उसको तो खैर बाद देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर लो, एंगल रोटेटेड बाय 8 आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो फिर हम बड़ी आसानी से यहाँ पर जो है वो कर पाएंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से कांस्टेंट आएगा रिटार्डेशन, ठीक है। ओमेगा मैंने नोट कर लिया, देखो जरा क्वेश्चन में मेरे ख्याल से यही था, ठीक है, असल में भी यही क्वेश्चन था, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद इसने पूछा था, ठीक है। लेकिन कल को टोटल भी पूछ सकता है, तो वो हमें अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा, 2 से 4 के लिए अलग काम करना पड़ेगा, 4 के बाद अलग काम करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, आफ्टर t या फिर t ग्रेटर देन 4 सेकंड के लिए टॉर्क मैग्नेटिक 0 और टॉर्क जो है फ्रिक्शन का आएगा विच विल बी म्यू mgr, ठीक है। तो अल्फा हम बोल सकते हैं, ये मेरा फोन थोड़ा गर्म हो गया बच्चों, मुझे धुएं की स्मेल आ रही है, मैं बंद कर रहा हूं इसको, कल मिलते हैं, ठीक है, कहीं फट ना जाए, ठीक है, कल मिलते हैं। चलो ठीक है, अब ठीक हो गया। देखो जरा कैसे करेंगे इसमें, टॉर्क मैग्नेटिक 0 हो गया, टॉर्क जो है वो फ्रिक्शन का हो गया म्यू mgr, तो अल्फा का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू यहां से आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क का वैल्यू हो गया म्यू mgr, आई का वैल्यू हो गया है mr स्क्वायर, और अल्फा तो m से m कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा म्यू जी बाय r, ठीक है। अल्फा को लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यहां पर तो थीटा तुम्हारा बढ़ेगा क्योंकि एंगल कवर्ड ज्यादा है, लेकिन ओमेगा कम होगा तो हमें एक कंपनसेट करने के लिए नेगेटिव भी लगाना चाहिए, यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव भी लगा दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा म्यू जी आर डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2, एक आगे नेगेटिव भी लगा दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू
और ओमेगा का वैल्यू ये है, इसको मैं क्या बोल दूं, ओमेगा 2 बोल दूं। जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा 2 है तो थीटा तुम्हारा 0 है। जब ओमेगा 0 हो जाएगा तो तुम्हें थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस म्यू जी आर थीटा, और ये हो जाएगा बाय 2 तो बाहर आ जाएगा 0 माइनस में ओमेगा 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो यहां से हम नेगेटिव से नेगेटिव काट देंगे, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा बच्चों आर ओमेगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू जी, ठीक है। और ओमेगा 2 क्या है, ये है। चाहो तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, ओमेगा 2 का वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया है। तो आसान ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि थोड़ा सा इसमें रोटेशन के कंसेप्ट भी जो है वो आ रहे थे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ लास्ट वाले पार्ट को कि t इज इक्वल टू 4 सेकंड के बाद सिर्फ फ्रिक्शन वाला टॉर्क रहेगा, कितना म्यू एम जी आर इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा तुम्हारा ये हो गया है। तुम चाहो तो यहाँ पर वो वाला फंडा भी लगा सकते हो कि तुम्हारा अल्फा जो है, अल्फा तुम्हारा जो है वो कांस्टेंट आया है निकल करके। तो एक काम करो, काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर लो। क्यों जाना है इसमें, इंटीग्रेशन में क्यों जाना है, हालांकि आंसर वही आएगा। तो काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर लो। सेकंड वाला क्या बोलते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एंगुलर फॉर्म में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अच्छा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कितने टाइम बाद वो जाकर के 0 होगा, तो थर्ड वाला यूज कर लेते हैं, हाँ वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। ओमेगा फाइनल 0, ओमेगा इनिशियल ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा का वैल्यू म्यू जी बाय आर इंटू में थीटा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इधर जाएगा, है ना, तो जाएगा ओमेगा 2 का स्क्वायर इंटू में आर अपॉन में 2 म्यू जी। तो वही वाला आंसर निकल करके आ गया जो यहां से निकल करके आया था, ठीक है। तो ये ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। इंटीग्रेशन में तुम्हें करने में दिक्कत होती हो तो सीधा हमने थर्ड इक्वेशन यूज कर दिया, क्योंकि अल्फा हमारा कांस्टेंट था, ठीक है। रिटार्डेशन था, ठीक है, रिटार्डिंग जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन था, ठीक है। तो मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव था, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। इसको नोट कर लेना बच्चों, को डाउट है तो पूछ लेना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं।